दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे पूर्वी घाट के बारे में। पूर्वी घाट से संबंधित कई ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ये पूर्वी घाट कहाँ पर है, किस खाड़ी के पास है, यहाँ पर कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं जो इस पूर्वी घाट को निर्माण करती हैं, इन पहाड़ियों का क्रम क्या है, किस दिशा में है, कौन कौन सी नदियाँ पूर्वी घाट को काटती हैं और ये पहाड़ियाँ किन किन राज्यों में स्थित हैं। ऐसे कई क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होते हैं। पूर्वी घाट की लंबाई कितनी है, पूर्वी घाट को कितने भागों में विभाजित किया गया है। ऐसे कई क्वेश्चन हैं जिनको समझने के लिए हम आज इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था भारत को 5 प्राकृतिक भागों में बांटा गया था। उनमें से पहला था उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा था उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा था प्रायद्वीपीय क्षेत्र और चौथा है तटवर्ती मैदान। और पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था तटवर्ती मैदान 2 भागों में विभाजित किए जाते हैं। पहला है पश्चिमी तटवर्ती मैदान और या पश्चिमी घाट, और दूसरा है पूर्वी घाट। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पश्चिमी घाट के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग बात करेंगे पूर्वी घाट के बारे में। तो दोस्तों शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। चलिए हम लोग बात करते हैं पूर्वी घाट के बारे में। पूर्वी घाट कहाँ पर है? चूँकि ये भारत का पूर्वी हिस्सा है और यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी। कौन सी? बंगाल की खाड़ी। और ये पूर्व में है, इस कारण इस क्षेत्र को पूर्वी तट कहा जाता है। पूर्वी तट। और ये पूर्वी तट जो है कहाँ से है? क्वेश्चन ये पूछा जाता है पूर्वी तट कहाँ है। तो पूर्व तट का मतलब क्या है? समुद्र का वो किनारा, समुद्री भूमि का वो किनारा जो समुद्र के जल से टच होती रहती है। तो ये आप यहाँ पर बांग्लादेश से पहले और यहाँ पर कन्याकुमारी तक ये क्षेत्र माना जाता है पूर्वी तट। ये पूरा का पूरा क्या है? पूर्वी तट है। पूर्वी तट के पश्चिम में एक मैदान देखने को मिलता है, क्योंकि उसके मैदान के पश्चिम में कुछ पहाड़ियाँ हैं और जो पहाड़ियाँ हैं उन्हीं को क्या कहा गया है? पूर्वी घाट कहा गया है। प्रश्न ये पूछा जाता है पूर्वी घाट की शुरुआत कहाँ से होती है? तो पूर्वी घाट की अगर हम शुरुआत देखें तो दोस्तों उड़ीसा के पास एक नदी है जिसका नाम है महानदी। कौन सी है? महानदी। और महानदी के मुहाने के दक्षिणी भाग से क्या होती है? पूर्वी घाट की शुरुआत होती है। यहाँ पर सबसे उत्तर में इसकी पहाड़ियाँ पड़ती हैं जिसका नाम है जिसका नाम है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी। और इसकी सबसे ऊंची चोटी पिछली क्लास में मैंने डिफाइन किया था, वो थी मलयगिरी। मलयगिरी। तो ये सबसे इसके उत्तर में है। फिर इसी के नीचे लगातार पहाड़ियों का क्रम चलता जाता है, जिनमें दूसरी पहाड़ी है नल्ला मलाई। कौन सी? नल्ला मलाई। अब प्रश्न ये पूछा जाता है नल्ला मलाई कहाँ पर स्थित है? तो नल्ला मलाई जो है ये आंध्र प्रदेश में है, जबकि ये मलयगिरी जो है उड़ीसा में पड़ती है। नल्ला मलाई के नीचे एक और पहाड़ी है। इस पहाड़ी का नाम है वेलिकोंडा। क्या नाम है? वेलिकोंडा। और ये भी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो इस तरीके की पहाड़ियाँ उत्तर से दक्षिण में
क्रम बनता है। वेलिकोंडा के नीचे एक और पहाड़ी है जिसका नाम है पालकोंडा। पालकोंडा। तो नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, ये क्रम पूछा जाता है। तो पालकोंडा, फिर इसी के दक्षिण में है नागर हिल्स। तो नागर हिल्स ये पड़ेगा कर्नाटक में पड़ेगा। नागर हिल्स ये आपका कर्नाटक में पड़ेगा। उसके नीचे एक और पहाड़ी है, ये पहाड़ी है जवादी। जवादी, और जवादी के बारे में पूछा जाता है ये कहाँ पर है। तो जवादी ये मूलतः जो है तमिलनाडु पे स्थित है, तमिलनाडु पे, और इसका कुछ भाग आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। तो आप ये देख सकते हैं नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, ये तीनों तो पूरी तरह से कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। नागर हिल्स ये कर्नाटक क्षेत्र में पड़ जाएगी, इधर के क्षेत्र में। और उसके बाद है जवादी, और जवादी कहाँ पर है, तमिलनाडु। ये मूलतः तमिलनाडु में स्थित है, और इसका भाग जो है या गिरिपात कह सकते हैं, वो कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। इसके बाद एक और इसकी पहाड़ी है सेवराय। सेवराय, और ये कहाँ पर है, तमिलनाडु पे। तमिलनाडु। इसी पहाड़ी के नीचे एक और है जिसका नाम है पंचमलाई। पंचमलाई। फिर एक और पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम है सिरुमलाई। सिरुमलाई, और ये दोनों भी कहाँ पे हैं, तमिलनाडु में है। और उसके बाद है एक पहाड़ी जिसका नाम है नीलगिरी की पर्वतमाला। कौन सी है, नीलगिरी की पर्वतमाला। नीलगिरी की पर्वतमाला। अब आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था कि नीलगिरी पर्वतमाला कितने राज्यों में स्थित है। तो ये 3 राज्यों में स्थित है। एक तो हो गया कर्नाटक, और दूसरा हो गया केरल, और तीसरा हो गया तमिलनाडु। तो नीलगिरी वही स्थल है जो पूर्वी घाट और इधर से ताप्ती नदी के दक्षिण से ये पहाड़ी पड़ती है, और जिसको हम पश्चिमी घाट कहते हैं, पश्चिमी घाट। तो प्रश्न ये पूछा जाता है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों एक दूसरे से कहाँ पर मिलते हैं। तो वो कहाँ पर मिलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ी में। तो ये कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पे मिलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, और इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि उत्तर से दक्षिण की पहाड़ियों का क्रम पूछा जाता है, और इसकी जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई महानदी से चल के यहाँ तक कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक ये लगभग 1300 किलोमीटर में फैली हुई है। कहने का मतलब एक लंबे क्षेत्र में फैली हुई है। कितना, 1300 किलोमीटर। अगर यहाँ की औसत ऊंचाई देखा जाए पहाड़ियों की तो 615 मीटर के आसपास मिलती है, कहीं कहीं थोड़ा बहुत अधिक भी है। तो अब इस पहाड़ी के बारे में पूछा जाए तो इस पहाड़ी के जो पूर्वी क्षेत्र में है, यही
पूर्वी तटवर्ती मैदान कहलाता है। ये क्षेत्र क्या कहलाता है? पूर्वी तटवर्ती मैदान। और पूर्वी तटवर्ती मैदान को दो भागों में बांटा गया है, जिनमें से पहला है उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार, और दूसरा है कोरोमंडल तट। पहला है उत्तरी सरकार और दूसरा है कोरोमंडल तट। तो ये दो भागों में पूर्वी तटवर्ती मैदान को दो भागों में बांटा जाता है, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल। अब जो उत्तरी सरकार है वो महानदी से शुरू होता है और गोदावरी तक जाता है। चूँकि गोदावरी नदी नासिक से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये बीच का जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है? उत्तरी सरकार। तो उत्तरी सरकार कहाँ से कहाँ तक है? महानदी से गोदावरी नदी तक। और गोदावरी से कावेरी के बीच, गोदावरी से इसी के दक्षिण में कृष्णा नदी पड़ती है। जिन दोनों नदियों के बीच में कोई भी पहाड़ी नहीं है। और गोदावरी के दक्षिण वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र गोदावरी से कन्याकुमारी का क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र ये कहलाता है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। तो यहाँ से कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं और इसे आपको समझने की ज़रूरत है। तो दोस्तों यहाँ आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे इसके 5वें भाग के बारे में, और जो 5वां भाग है वो है भारत के द्वीपीय क्षेत्र। तो अगला टॉपिक होगा हमारा भारत के द्वीपीय क्षेत्र। तो दोस्तों आज तक यही जानकारी। थैंक यू। अगर कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट में लिखें। अगर कोई विशेष टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट में अपने बातों को रखें, तो जैसा होगा वो सारी चीज़ें आपको डिफ़ाइन किया जाएगा। थैंक यू।